हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जल्दी से एक बार कंटेंट देख लेते हैं चैप्टर का। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आज हमें कवर करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज के द्वारा होने वाला पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और इस पूरे के पूरे जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन यानी कि उसका कंट्रोल भी हमें आज के चैप्टर में कवर करना है। जल्दी से फटाफट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बट छोटा सा है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है, जो लार्ज क्वांटिटी प्रोसेस होती है, जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनते हैं बच्चों लोग, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, उसी को ही मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू डू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये हम इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत अच्छे से तीनों के तीनों सेक्टर्स पढ़ के आ चुके हैं, और आज हमें सेकेंडरी सेक्टर यानी कि ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें कवर करनी है, जल्दी से देखते हैं। आपका जो पेपर बनता है आपको पता है वो वुड से बनता है, शुगर केन से शुगर बनती है, आयरन एंड स्टील जो कि आयरन ओर से बनता है, एल्यूमिनियम जो कि बॉक्साइट से बनता है, ये सारे के सारे इंडस्ट्रीज के ही पार्ट होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज इंडस्ट्रीज हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डू यू ऑल्सो नो कि जो बहुत सारे कपड़े आप पहनते हो वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो है बनाए जाते हैं। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर अस ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड मैन्युफैक्चरिंग। जो भी लोग यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, वो प्राइमरी मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। वर्कर्स एम्प्लॉय होते हैं स्टील फैक्ट्रीज में, कार, बेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज, ऑल्सो ये सारी सी कैटेगरी में आते हैं। और कुछ लोग इसी के पूरे सेक्टर में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मेनली हम इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आती है, और किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड करती है। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आखिरकार ये मैन्युफैक्चरिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? जो पहली सबसे बड़ी बात है दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो फर्स्ट पॉइंट है ये है कि मॉडर्नाइज करता है एग्रीकल्चर को। जो भी एग्रीकल्चर में मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो आपके इंडस्ट्रीज में ही बनाए जाते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकबोन फॉर्म करता है। दे ऑल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, जो भी फिनिश गुड्स बनाए जा रहा है, उससे मार्केट्स में और भी नई जॉब्स जनरेट होती हैं, ऑल बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो अगला हमारा पॉइंट है फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट इज कि जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस भी देश में होता है वहां पर गरीबी और जो बेरोजगारी है वो कम हो जाती है। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industry in tribal and backward areas। और जहाँ जहाँ पर बच्चों लोग इंडस्ट्रीज बनाई जाती है वहाँ पर रीजनल डिस्पैरिटीज खत्म हो जाती है। अमीर और गरीब का जो पूरा का पूरा यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्केल होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अब लोग वहाँ पर भी पैसा कमा पा रहे हैं, वहाँ पर भी वो लोग जॉब उनको मिल जाती है, सो दे डोंट हैव टू कम टू सिटीज। उसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं जो कि ट्रेड कॉमर्स को बढ़ोतरी करता है और बहुत अपने साथ जो है मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आता है। उसी के साथ साथ चलो वो कंट्री जो रॉ मटेरियल को बहुत ही बड़े स्केल पर हायर वैल्यू में कन्वर्ट करती है वो काफी प्रॉस्परस होती है। इंडिया प्रॉस्पेरिटी लाइंग इन डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज क्विकली एज पॉसिबल। तो जब हमें ये पता ही चल गया कि मैन्युफैक्चरिंग जो अच्छा करेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना, तो वो बहुत जल्दी प्रॉस्पर करेगा, यानी कि वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छा पैसा कमा पाएंगे और देश ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इंडिया को भी ऐसे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जहाँ पर उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीज़ें डाइवर्सिफाई करनी पड़ेंगी। और यहाँ तक कि आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है एक दूसरे के एक्सक्लूसिव नहीं है, इन दोनों ये एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ है। ठीक है, दे मूव हैंड इन हैंड, एकदम हाथ में मिला के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो जो एग्रो इंडस्ट्रीज है इंडिया में वो मेजर बूस्ट देती हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को, जो कि इंडस्ट्रीज में बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन पंप्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन टूल्स एक्सेट्रा, ये फार्मर्स को मिल रहे हैं तभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। रिमेंबर, और जो एग्रीकल्चर के जो रॉ मटेरियल आया एग्रीकल्चर से वो सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। ये दोनों इंक्लूसिव होते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते हैं। ठीक है, Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production but also made the production process very efficient। ठीक है, तो दोनों का फायदा हुआ है यहाँ पर। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारी इंडस्ट्री को और ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पर आत्मनिर्भरता बिल्कुल भी जो है मेजर कंसर्न नहीं है, उससे भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हमें अच्छी क्वालिटी में बनाना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भेज सके, और ये तभी हम लोग अपना नाम, एक इंडिया अपना नाम बना सकता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्रीज, ये एक बार कवर करता है। तो इंडस्ट्रीज को बच्चे लोग जो भी चीजें हम यहाँ पर जैसे कि ट्रांजिस्टर इज देयर, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस,
ठीक है, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन, चाहे छोटी से बहुत बड़ी चीज़ ही क्यों ना हो, वो सब इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती है। उसकी वजह से हमें इनको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज, यानी कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आ जाता है एग्रो बेस एंड देन वी है मिनरल बेस। एग्रो बेस में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल। सारा का सारा प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है, एग्रीकल्चर में। फिर आ जाता है मिनरल, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। तो पहली जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो रॉ मटेरियल के बेसिस पर है। जो दूसरी क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। उनका बेसिकली मेन रोल क्या है, या तो चलो वो की इंडस्ट्रीज होंगी या फिर वो कंज्यूमर इंडस्ट्री होंगी। की इंडस्ट्री यानी कि वहां पर जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो सारे के सारे बाकी अदर फैक्ट्रीज में भी पहुंचाई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील से बर्तन से लेके जहाज तक बनाया जा सकता है, तो आप कंसीडर कर सकते हो ये एक बेसिक इंडस्ट्री है। फिर आ जाती है कंज्यूमर इंडस्ट्री, जो कि हम और आप दुकान से जाके खरीद लेते हैं, जो भी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा, कंज्यूमर गुड्स होती है। सो दूसरा था कि उनका मेन रोल क्या है। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। One is large scale and another one is small scale. A small scale industry is defined with reference to maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, maximum investment allowed is 1 crore rupees. अगर small manufacturing है तो उसका जो भी पैसा होगा वो कितना होना चाहिए, that has to be 1 crore rupees. ठीक है, चलो अगला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर भी इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करा जाता है। सबसे पहले हमारे पास पब्लिक सेक्टर, देन वी हैव प्राइवेट सेक्टर, देन वी हैव जॉइंट सेक्टर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जो भी मालिकाना हक होता है वो किसके पास होता है, इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी सच एज बेल एंड सेल, इसके एग्जाम्पल है। गेल भी आप यहाँ पर एक इसका याद रख सकते हो। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जहां पर इंडस्ट्रीज ओन्ड होती है किसी एक व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड एंड डाबर इंडस्ट्रीज। अगर जॉइंट सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्री जॉइंटली भी रन करी जाती हैं बाय दी स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, यानी कि प्राइवेट प्लस पब्लिक। जिन जैसे कि एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो कि जॉइंटली पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। फिर जो हमारा लास्ट सेक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट इज कोऑपरेटिव, जहां पर कुछ लोग बच्चे लोग आपस में इकट्ठे हो जाते हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल को, क्योंकि उसमें ज्यादा बेनिफिशियल सरकार को या फिर इंडिविजुअल प्राइवेट्स को नहीं दिखता है। तो यहाँ पर कुछ लोग मिलकर इस कंपनी को चला रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र में और कॉयल इंडस्ट्री केरला में। कॉयल वो लेफ्ट ओवर पार्ट होता है नारियल का जो ब्राउन वाला होता है, जिससे बहुत सारे बाकी गुड्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कि रोप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है कि जो हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होती है वो होते हैं उनके बल्क पर, उनका रॉ मटेरियल का वेट क्या है। तो ऐसे में एक होती है हमारे पास हैवी इंडस्ट्री, जिसको आयरन एंड स्टील एग्जाम्पल। फिर हो जाती है हमारे पास लाइट इंडस्ट्री, जहां पर जो बेसिकली वेट है ना फिनिश गुड्स का वो काफ़ी लाइट है, और मेजरली इलेक्ट्रिकल गुड्स जो यूज़ होता है। और यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है जो कि आप ज़रूर डेफिनेटली ट्राई करना कि आपको ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल आप क्लासीफाई कर पा रहे हो। फिर हमारा आ जाते हैं बच्चों लोग, अब हमें डिटेल में थोड़ा सा एग्रो बेस के बारे में पढ़ना है, फिर हम मिनरल बेस के बारे में बढ़ेंगे। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है एग्रो बेस इंडस्ट्री, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा। ये सारी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर है, इनकी खेती करी जाती है। इट इज़ नॉट समथिंग जो आपको ऑलरेडी धरती पर मिल रहा है, हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों ही बनना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है टेक्सटाइल, जिससे कि बच्चे लोग हम फैब्रिक बनाते हैं। इंडिया में बहुत ही यूनिक पोजीशन है कपड़े की, कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है, फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत अच्छा लेके आती है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री जो हमारी कंट्री में सेल्फ रिलायंट और कंप्लीट वैल्यू चेन में इसका रॉ मटेरियल से लेके सारी चीज़ें जो भी ऐड होती है वो भारत में हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसी में ही हम लोग कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो एंशिएंट इंडिया में ही से ही हम लोग बहुत अच्छा कॉटन बना रहे हैं, हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स यूज करके। After 18th century, power looms came into use. As soon as the Britishers came, they introduced us with the power looms. हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशियंस को बहुत धक्का लगा था कॉलोनियल पीरियड में, बिकॉज वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे मशीन मेड गुड्स से। इन दी अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एसेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट एक्सेट्रा, इसकी लोकलाइजेशन के लिए वजह से बहुत इसको सपोर्ट होता है। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग फॉर फार्मर्स। ये जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल है ये बहुत ज़्यादा फार्मर्स को यहाँ पर सपोर्ट करती है ताकि उनकी एक लाइफस्टाइल बने रहे। जैसे कि कॉटन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्किल चाहिए होती है।
जहाँ से कॉटन बॉल प्लकर्स वर्कर्स इंगेज इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सिलाई होती है कपड़े की। सो इस पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं और इसको बहुत बार लार्जेस्ट इंगेजमेंट ऑफ पीपल भी कहा जाता है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मेनी अदर इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर इतने डिमांड है तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करते हैं, जैसे केमिकल एंड डाइस। लोगों को रंगीन कपड़े एंड कलरफुल चीज़ें पसंद है। पैकेजिंग मटीरियल एंड इंजीनियरिंग वर्क्स को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। वाइल स्पिनिंग बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज है महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु में। वीविंग यहाँ पर इज हाईली डिसेंट्रलाइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉपरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल। यानी कि जो स्पिनिंग होती है कॉटन की वो मेजरली महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में होती है, बट जो वीविंग होती है वो अलग अलग जगहों पर होती है, क्योंकि कॉटन पर कभी अलग अलग तरीके के जो है काम करे जाते हैं। सिल्क पर जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा करा जाता है, अलग अलग जो है इस तरीके से डिसेंट्रलाइज हो रखा है। कॉटन पर आपको लखनऊ में कुछ और मिलेगा, कॉटन की साड़ियाँ आपको यूपी में कुछ और मिलेंगी और पूरे केरला में या सदर्न इंडिया में देखें तो कुछ और मिलेंगी। इन इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन स्पिनिंग। हम स्पिनिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट वीविंग सप्लाई में हमारा लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक इतना ज़्यादा हम उसको अच्छा यान बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वीविंग हैंडलूम से होती है, पावरलूम से होती है और मील्स में होती है। द हैंडस्पिन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। और जो लोग भी हाथ से बनाई हुई खादी बनाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा लोग एंगेज्ड हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जूट टेक्सटाइल, जो भी अगेन इट इज अ फैब्रिक। ठीक है, इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट गुड्स एंड स्टैंड एज सेकंड प्लेस एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। वैसे हम सबसे ज्यादा बहुत ही लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट सेकंड रैंक करते हैं आफ्टर बांग्लादेश। जो मेजर मील्स हैं बच्चे लोग वो वेस्ट बंगाल में बसी हुई हैं, क्योंकि वहां पर हुगली रिवर का जो नैरो बेल्ट है वो काफी ज्यादा उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ऐसा क्या है भाई हुगली बेसिन में, वो देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी है जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज में, आसपास ही जूट का प्रोडक्शन मिल जाता है। बहुत ही सस्ता पानी जो है यहाँ पर मिल जाता है। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज है, रोडवेज है, वाटर टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मील्स। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार। यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए चीज़ें चाहिए होती है वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। Odisha, Uttar Pradesh, Kolkata as a large urban center provides banking, insurance and port facilities for export of jute goods. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखती है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और हम लोग फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं गुड़ और खानदेशी बनाने में। जो इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो बल्कि है और उसको रास्ते में ले जाते समय उसका जो सक्रिस कंटेंट होता है, जो हॉलेज उसका हो रहा है, तो वो बहुत बार सूख भी जाता है। इसीलिए जो मील है बच्चे लोग वो पहले पहले आसपास उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में अब मिलने लगी हैं। पहले 60% उत्तर प्रदेश एंड बिहार में। अभी जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सीजनल है, बट रिसेंट ईयर्स में बच्चे लोग ये हुआ है कि ये जो मील्स हैं शिफ्ट हो गई हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र में बेसिकली। ठीक है, तो सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट में ये शिफ्ट हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसका बहुत ही हाई सक्रेस कंटेंट है। ऑल्सो उसको जो क्लाइमेट वहाँ पर मिलता है उसको क्रशिंग सीजन बढ़ा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो उत्तर प्रदेश और बिहार में सीजन है दैट इज़ वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट, बहुत ही ज़्यादा हीटेड क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से गन्ना सूख जाता है और उसका जो मिठास यानी कि सक्रेस वाला कॉन्टेंट होता है वो कम हो जाता है। सो बहुत बड़े बड़े लेवल्स पर महाराष्ट्र में भी शुगर केन की खेती अब करी जा रही है। मोरओवर कोऑपरेटिव इसको बहुत ही अच्छे से चला पा रहे हैं क्योंकि ये सीजनल नेचर है। फिर आ जाते हैं हमारा कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंडस्ट्री जो मिनरल्स यूज करती है, मेटल्स यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल, उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हैवी, मीडियम, लाइट डिपेंड अपॉन देयर मशीनरी. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods such as construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipments and a variety of consumer goods. तो आयरन स्टील मैंने अभी बताया सुई से लेके जहाज बनाने तक आयरन स्टील का इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत ही एक बेसिक इंडस्ट्री है, बाकी सबको सपोर्ट करती है. प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट. आयरन स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. ठीक है, हैवी है, बल्कि है, हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है. आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन रिक्वायर होता है 4:2:1 रेशियो में, जिससे कि आयरन का पूरा का आप जो फिगर 6.2 है ये आराम से समझ सकते हो. सम क्वांटिटी ऑफ मैग्नीस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील. स्टील को हार्डन करने के लिए मैग्नीस में लाया जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे मार्केट्स को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूमर को बहुत सारे ऑप्शन देते हैं. फिर याद रखना छोटा नागपुर प्लाटी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील है, लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. वहाँ पर रॉ मटेरियल है.
लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल प्रॉक्सिमिटी में अवेलेबल है, चीप लेबर मिल जाता है और बहुत ही ज़्यादा उसकी मार्केट में ग्रो करने का फ़ायदा है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, जो अगेन इट इज बेस्ड ऑन मिनरल। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया. इट इज लाइट, resistance to corrosion, a good conductor of heat, malleable, becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircraft, utensils, wires. It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc, lead in a number of industries. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हमारी कंट्री में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में देखने को मिल जाएंगे. बॉक्साइट जो कि एक रॉ मटेरियल यूज होता है स्मेल्टर्स में, बहुत ही बल्कि डार्क रेडिश कलर का होता है. और ये वाला जो 6.5 का फिगर आप देख रहे हो, इसमें और ज्यादा चीजें अच्छे से यहाँ पर आप समझ सकते हो. ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे है, जो कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की इन एरियाज में बहुत अच्छे से इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है. फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल इंडस्ट्रीज. और केमिकल इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है. यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों ही मिलती है. रैपिड ग्रोथ हो रही है इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर्स में. इन ऑर्गेनिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक एडहेसिव पेंट्स, निट्रिक एसिड, अल्काइज, सोडा एश. ठीक है, टू मेक ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा. दीज इंडस्ट्रीज वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री. ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो पेट्रोकेमिकल्स जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए, सिंथेटिक रबर बनाने के लिए, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें. ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री के जो भी सारे प्लांट्स होते हैं वो ऑयल रिफाइनरीज और उनके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास ही होते हैं. केमिकल इंडस्ट्री अपने में ही बहुत ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है, बिकॉज बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स. मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ. तो एक बार आप चेक करना ऑर्गेनिक का आप लोग क्या क्या बता सकते हो जो ऑर्गेनिक हमारे पास यहाँ पर केमिकल्स आपको जो मार्केट में मिलता है. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्री. अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है, इट इज ऑल्सो अ इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी. द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड ये जो भी सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में यूज़ होती है सारी चीज़ें. एक और चीज़ आप याद रखना, पोटैश इंटायरली इंपोर्ट करा जाता है बिकॉज हमारे पास इतना पोटैश अवेलेबल नहीं है. आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इस इंडस्ट्री ने तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया. गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का. और अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करा. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सीमेंट इंडस्ट्री. और सीमेंट इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये बहुत ही बल्कि और रॉ मटेरियल यूज करता है सच एज लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम. कोल, इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन. सीमेंट इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट टॉपिक है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. ऑटोमोबाइल जो भी हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर या गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि ट्रक, बसेस, कार्स, मोटर्स, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स बनाई जाती हैं. लिबरलाइजेशन के बाद तो जो भी नए नए यहाँ पर कंटेम्प्रेरी मॉडल्स आ रहे हैं इसकी वजह से डिमांड्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से हेल्दी ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज हो रही है. एक पहिए की गाड़ी, 2 पहिए की गाड़ी, 3 पहिए की गाड़ी, आपको सब कुछ मिल जाएगा देखने को. इसकी इंडस्ट्रीज दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु आपको सब जगह देखने को मिल जाएगी. जो हमारी लास्ट इंडस्ट्री दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. अब ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है अपने पास ऑप्शन लेके आती है. जिस फोन से आप मुझे देख पा रहे हो, जो आपके घर में ट्यूबलाइट्स जली हुई है, लाइट्स जो आप यूज़ कर रहे हो, सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इवन इंटरनेट, सब कुछ इसी से ही आया है. टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स, अदर इक्विपमेंट्स जो भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री यूज़ करती है. बेंगलुरु को इमर्ज एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है. अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कोयम्बतूर एंड लखनऊ एज वेल. द मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज एट बेंगलुरु, बट जो मेजर इंडस्ट्री आईटी की एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की वो बेंगलुरु में है. नोएडा, मुंबई, चेन्नई एंड हैदराबाद एंड पुणे में भी इसका बहुत बड़ा शेयर है. A major impact of this industry has been on employment generation. The continuing growth in hardware and software is the key to success of IT and सेक्टर इन इंडिया. जब तक हम लोग अच्छे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंडिया में बनाते रहेंगे तब तक ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो करती रहेगी.
जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज, अब इतनी सारी चीज़ें हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ ली है, तो हम लोगों को ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कॉज करती है, क्योंकि जो भी हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ से आई है, इंडस्ट्रीज से ही बन के आई है, चाहे वो टूथब्रश ही क्यों ना हो, राइट, और फिर जहाज ही क्यों ना हो। सो ये सारे सिग्निफिकेंटली ग्रोथ तो हो रही है, बट मैम ये लैंड, वाटर, एयर एंड नॉइस पोल्यूशन करते हैं, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कवर करना है एयर पोल्यूशन, जो कि हाई प्रेजेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट्स मटेरियल कंटेन बोथ सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रे में स्मोक। स्मोक केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज, बिक यानी कि जो ईंट की भट्टियां होती हैं, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उनके वजह से होता है, और वो पॉल्यूशन की जो भी नॉर्म्स है उसको कंप्लीटली इग्नोर करता है। टॉक्सिक गैस भी बहुत ज़्यादा छोड़ी जा रही हैं, और ये भोपाल गैस स्ट्रैटेजी में भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। एयर पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज अ होल। और बहुत सारे जो हैं रीजंस के वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जो कि हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही तरीके के बेस से हो रहा है। जो भी सारी बेकार चीज़ नदियों में छोड़ दी जाती है उसकी वजह से हम लोगों को ये देखने को मिलता है। इसका मेन कल्प्रिट है पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टेनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, जो डाई, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट, हेवी मेटल्स को ऐसे ही छोड़ देती हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज पल्यूट हो जाती हैं। फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन, स्टील, स्लैग्स आर मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। ये जो भी हम लोग आयरन और स्टील बनाते हैं, उसमें से जो भी वेस्ट लेफ्ट ओवर पार्ट होता है उनको छोड़ दिया जाता है, जो वाटर में जाके उसको पोल्यूट करता है। नेक्स्ट है हमारा थर्मल पोल्यूशन। और थर्मल पोल्यूशन जब होता है जब गरम गरम उबलते हुए पानी को फैक्ट्री से कहाँ छोड़ दिया जाए, आसपास की नदियों और आसपास के तालाब में छोड़ दिया जाए, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ भी समाप्त हो जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज, कैंसर जैसी बीमारियां, बर्थ डिफेक्ट, मिसकैरेजेस जैसी बीमारियां इंसानों में कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली सॉइल और वाटर को क्लोजली रिलेटेडली पॉल्यूट करते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, पैकेजिंग, सॉल्ट्स, गार्बेज की वजह से सॉइल यूजलेस हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। रेन वाटर पर्कोलेट्स टू द सॉइल कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड वाटर, एंड ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट कंटेमिनेटेड। और जब बारिश पड़ जाती है तो वो जो ऊपर बड़ा पड़ा हुआ केमिकल होता है, जब वो पेनिट्रेट कर जाता है नीचे की तरफ, तो बच्चों लोग वो फ्रेश पानी को भी खराब कर देता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है पॉल्यूशन से रिगार्डेड दैट इज नॉइस पोल्यूशन, जो कि इरिटेशन और एंगर लेके आता है, और बहुत बार सुनने की शक्ति भी खत्म कर देता है। बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा साउंड इतनी इरिटेटिंग होती है किसी किसी फैक्ट्रीज की जो कि हमको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। कंस्ट्रक्शन मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर और प्यूनमेटिक इलेक्ट्रिकल ड्रिल से आने वाली आवाज़ हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन है कि अब हम इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कंट्रोल करें। आप लोगों को पता होगा कि एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आर इंडस्ट्री पॉल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। 1 लीटर पानी 8 लीटर फ्रेश पानी को खराब करता है, 1 लीटर खराब पानी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हम मैम सबसे पहले तो वाटर का जो भी यूज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय उसको रिसाइकल और रीयूज करके 1 से 2 बारी में। उसके बाद हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं ताकि हम वो वाला पानी यूज़ कर पाएँ। हम पानी को ट्रीट करके उसको तब जाके तालाब में, और जब वो बिल्कुल नुकसान नहीं करे तब जाके हम उसको छोड़ेंगे। और इसके 3 स्टेप होते हैं, उसको 3 फेजेस में करा जा सकता है। प्राइमरी फेज में मैकेनिकल चीज़ करेंगे जैसे कि स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फल्कुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेकेंड स्टेप में हम लोग करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। और थर्ड में हम सब कुछ ट्राई कर लेंगे बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल कि अब हम इसको बिल्कुल फ्रेश पानी बना के छोड़ेंगे, और तब जाके इसको क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिसाइकल करते रहेंगे। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा पानी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए। बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर जो हवा में रिड्यूस करे जा सकते जो हवा में है बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, fabric filters, scrubbers and inertial separators. Smoke can be reduced by using oil or gas instead of coal in factories. Machinery and equipment can be used as generator and should be fitted with silencers. Almost सारी की सारी मशीनरी को यहाँ पर जो है efficient बनाया जा सकता है ताकि noise reduce हो, और सारे के सारे लोग apart from using their own earplugs and earphones बाकी सारे प्रॉब्लम भी यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करते हैं उसी के साथ साथ हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान में रखना होगा। फिर एनटीपीसी भी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि कुछ स्टेप्स यहाँ पर करता है। ऑप्टिमाइज करता है जो भी लेटेस्ट टेक्निक वो यहाँ पर यूज करे, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को अपडेट करे, मिनिमाइज करे वेस्ट जनरेशन ताकि एस यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो, ग्रीन बेल्ट्स बनाए चारों ओर फैक्ट्रीज के ताकि एफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम, जो डिफॉरेस्टेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाए। इन्वायरमेंट पोल्यूशन यहाँ पर पॉन्ड एज पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग को बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखता है और यहाँ तक कि इकोलॉजिकली उसको मॉनिटर भी करता है, ऑनलाइन डेटाबेस भी क्रिएट करता है पावर स्टेशन की कि कौन सा पावर स्टेशन कितनी पॉल्यूशन यहाँ पर कर रहा है और कितना उसको कंट्रोल कर रहा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे। आई होप यू लर्न समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।